उम्मीद है दिख भी रहा होगा और सुनाई भी पड़ रहा होगा। सुनाई पड़ रहा है तो हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। कक्षा 12 के बच्चे लोगों को जब शिक्षक लोग पढ़ाते हैं तो पहला चैप्टर लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि निहायत ही गड़बड़ किस्म की बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, तो बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। जब चार्ज जो है हिल नहीं रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, तब की ये बात होती। चलने वाली जो वैद्युतिकी है वो तो फिर करंट दौड़ा देती है शरीर में, है ना। हम लोग चलने वाले विद्युत के बारे में भी बात नहीं करेंगे। ध्यान से हमारी बात सुनना। मुझे लगता है कि ये चैप्टर शुरू कर देते हैं, चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज के बारे में बात करते हैं, चार्ज यानी आवेश के बारे में बात करते हैं। आवेश की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके गुण है, उसके बारे में बात करते हैं। प्लस जो है कूलाम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। कूलाम एक आदमी था, फ्रेंच साइंटिस्ट था। कूलाम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। फिर फील्ड के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। दुनिया भर की बात होती है, लेकिन चवन्नी समझ में नहीं आता है बच्चों को। चवन्नी समझ में नहीं आता है। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है कि पूरी पूरी चैप्टर खत्म हो गया, पूरा रामायण खत्म हो गया, तो पंडित जी पूछे कि ये बताओ कि बेटा तुम रोज आए हो, एक भक्त से पूछे कि तुम रोज आए हो क्लास में, तुम्हारा कंसेप्ट अगर कोई क्लियर नहीं है तो बताओ, हम बता दें क्या हुआ। तो भक्त बोला कि ऐसा है कि ये बताइए कि सीता जी किसके पापा थे। भक्त ये बोला। तो यही हालत बच्चों की भी क्लास में होती है। टीचर पढ़ा जाता है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टीचर अपना ज्ञान निकालता है, टीचर ज्ञानी आदमी है, एक से एक नया नया आइटम क्लास में निकालता है। बच्चा जो है जैसे नहीं भौचक्का होके आदमी, बंदर जो है आदमी को देखता है, वैसे हालत बच्चों टीचर्स को देख। तुम महसूस कर पाते नहीं हो कि कहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है। चार्ज किसी ने देखा नहीं, गुलाम ने क्या किया होगा पता नहीं। मुझको लगता है कि नहीं, ये सब कहानी से पहले इस कहानी को विराम दे देना चाहिए। इस कहानी से पहले एक नई कहानी सुननी चाहिए। उस कहानी का ही अगला भाग है ये, ठीक है। उस कहानी का अगला भाग है। वो कहानी क्या होगी? वो कहानी शुरू होगी एक एक प्लेनेट है, ये पृथ्वी है हमारी, पर एक बॉल गिरती है। समझना बात को। न्यूटन बेचारे के साथ समस्या क्या हुई? ये पृथ्वी है, यहाँ पे न्यूटन खड़ा है, और यहाँ पे एक सेब गिर रहा है नीचे की तरफ। चांद भी आसमान में टंगा हुआ है, सूरज भी आसमान में टंगा हुआ है। तो बोलता है कि यार ये एप्पल तो, सेब तो जमीन पे गिर जाता है, ये चांद क्यों नहीं जमीन पे गिर जाता, ये सूरज क्यों नहीं जमीन पे गिर जाता। बात ये है, क्या सूरज के लिए कोई अलग नियम लगेगा, चांद के लिए अलग लगेगा, सेब के लिए अलग लगेगा? नहीं, न्यूटन ने पहली बार बताया कि नहीं भैया, नियम सूरज के लिए जो है वही नियम चांद के लिए है, और वही नियम सेब के लिए है। बात सिर्फ दूरियों की और उनकी वेलोसिटीज की है। हमको ऐसा लगता है कि सेब का गिरना एक अलग घटना है और चांद का गिरना एक दूसरी घटना है। ना ना ना, चांद भी गिर सकता है सेब की तरह, चांद भी सेब की तरह गिर सकता है। कब? ध्यान देना, ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर मैं नहीं शुरू कर पाता हूँ पहले। मुझे पता है कि बच्चे लोग एकदम सन्नाटे में रहते हैं, उनको पहले चीजें समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है, तब वो चैप्टर की शुरुआत करने में मजा आता है। यहाँ तुम खड़े हो भागलपुर में, राइट। तुमने एक सेब फेंका, आके गिरा पटना में, बहुत तेज फेंके, और तेज फेंके, आके गिर गया बनारस में, और तेज फेंके, चला गया दिल्ली में आ गया, और तेज फेंके, ऑस्ट्रेलिया में चला गया, और तेज फेंके, यहाँ चला आया, और तेज फेंके, और गिरा ही नहीं। देखो ध्यान से,
कुछ ज्यादा तेज से फेंक दिए सेब को तो सेब गिरा ही नहीं। बात समझ में आई तुमको? नहीं समझे? यही कहानी है। यह चित्र हर स्कूल की दीवारों पे होना चाहिए, लेकिन स्कूल वाले और एनसीईआरटी वाले मूर्ख, एनसीईआरटी वाले मूर्ख, इनको किताबें सड़े ढंग से लिखने की आदत है। ठीक है, ये तमीज की चीजों से दूर रहते हैं। राइट, इनको कबाड़ी किस्म की चीजें, परिभाषा बताओ, डेफिनेशन याद करो, व्हाट इज चार्ज, ये वो दुनिया भर की बकवासें करते हैं। तमीज के किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ये किताबें अपने सुधार नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपने एक पत्थर फेंका, वो यहाँ पे गिरा, एक पत्थर यहाँ पे गिरा, एक पत्थर यहाँ पे गिरा, एक पत्थर यहाँ पे गिरा। कुछ ज्यादा जोर से फेंक दिए तो यहाँ पे गिर गया, और कुछ ज्यादा ही जोर से फेंक दिए तो गिरा ही नहीं, इधर से आया। पता चला इधर से फेंके और थोड़ी देर बाद इधर से कैच कर लिए, ऐसा भी हो सकता है। राइट, क्या हुआ? क्या हुआ? आवाज में आवाज सुनाई पड़ रही तो हाथ उठाइए। तो फिर क्या प्रॉब्लम? आवाज में कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब ठीक है। अब छोड़ो, अब सुनो ध्यान से, हमारी बात सुनो। आवाज से ज्यादा जरूरी है चित्र है। आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा तो अच्छी बात है, चित्र दिखाई पड़ रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम सेब को फेंक दिए कुछ ज्यादा ही वेलोसिटी से, तो सेब भी चंद्रमा की तरह घूमना शुरू कर देगा बच्चे। बात समझ में आई? बोलो। सेब भी चंद्रमा की तरह घूम सकता है। दूसरी बात, अगर तुमने सेब को यहां रख दिया, रेस्ट पे रख दिया, तो सेब आराम से गिर गया। ऐसे ही तुम अगर यहां पे इसको कर दो, ठीक है, यहां तुम, अगर तुम आने दो आने दो आने दो, बंद मत करो। अर्थ है, पृथ्वी है, मून को अगर तुम ऐसे ही छोड़ दो, यहां मून को, चंद्रमा को रोक दो, मून को अगर तुम रोक दो तो मून भी गिर जाएगा सेब की तरह। कहने का मतलब क्या है कि सेब को अगर तुमने एप्पल को वेलोसिटी दे दी ज्यादा, एप्पल को वेलोसिटी ज्यादा दे दी, तो वो चंद्रमा की तरह घूम सकता है सर्कल में। और अगर तुमने चंद्रमा को रोक दिया तो वो सेब की तरह गिर सकता है। यानी सब मामला किस चीज का है? वेलोसिटी का है, वेग का है। क्या वेग तुम देते हो? ये बात समझ में आ गई? यानी कि इसका मतलब, कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ, ये पेड़ है, पेड़ से एक सेब टूटता है, सेब नीचे गिर जाता है, वहीं ऊपर चांद है, ये मून है, और मून नीचे नहीं गिरता। क्यों ऐसा? सेब जो है पेड़ से टूट के नीचे गिर जाता है और मून नहीं गिरता। मून को भी तो गिर जाना चाहिए, मून जरा बड़ा सा सेब है। राइट, इसलिए इसलिए कि मून की वेलोसिटी है, मून की इतनी ज्यादा वेलोसिटी है कि वो ऐसे 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 घूमता रहता है। राइट, अगर तुम सेब को भी वेलोसिटी दे दो तो सेब भी घूम सकता है। तो आज से कोई पूछे, आज से, कि मून क्यों नहीं गिर जाता, तो क्या रीजन बताओगे? कि गिर सकता है, अगर उसे हम रोक दे तो वो गिर जाएगा, है ना? रोक दे तो गिर जाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी नेचुरल स्पीड इतनी ज्यादा है उसकी कि वो गिरता हुआ लगता है लेकिन गिरता नहीं। देखो, यहां तुम खड़े होकर के एक सेब फेंक दिए तो यहां आके गिरता हुआ लग रहा है और यहां के गिर गया। दूसरे सेब को जरा जोर से फेंके तो गिरता हुआ लग रहा है लेकिन गिरा क्या? नहीं ना। चांद गिरता हुआ लग रहा है लेकिन गिर ही नहीं रहा है। राइट, चांद गिरता हुआ लग रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है। राइट, ऐसा है। तो बच्चे, पृथ्वी माता और एक सेब के बीच जो घटना घटती है, एग्जैक्टली वही घटना पृथ्वी और किसी भी ग्रह,
मान लीजिए उपग्रह चंद्रमा के बीच भी घटती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी वही घट रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। सवाल है कि खींच रहे हैं तो पृथ्वी यहां थी, सेब यहां था, सेब को पृथ्वी ने खींचा, पृथ्वी को सेब ने खींचा, दोनों आके चिपक गए। जैसे लोहा है और चुंबक है, लोहा है और चुंबक है, कौन किसको खींचता है? चुंबक लोहे को कौन चुंबक लोहे को खींचता है कि लोहा चुंबक को खींचता है? दोनों खींचते हैं। चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है और लोहा चुंबक को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे दो एरो ऐसे दिखाता है, मतलब वो आकर्षण का एरो है, मतलब वो किस चीज का एरो है? अट्रैक्शन का एरो है, राइट। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ऐसे ही यहां नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे या धक्का देंगे? दोनों नॉर्थ वाले एक पास हैं, तो ये इसको धक्का देगा और ये भी इसको धक्का देगा। यहां क्या होगा? रिपल्शन होगा। बात समझ में आई? यहां प्रतिकर्षण होगा, यहां जो है दोनों के बीच दुराव होगा, आकर्षण। लोहा और चुंबक, लोहा ही चुंबक को, चुंबक ही लोहे को नहीं खींचता, लोहा भी चुंबक को खींचता है। पृथ्वी ही सेब को नहीं खींचती, सेब भी पृथ्वी को खींचता है। तो पृथ्वी सेब को खींचती है और सेब पृथ्वी को खींचता है। ठीक बात, आगे चलो। अर्थ है, मून है, कौन किसको खींचता है? अर्थ मून को खींचती है कि मून अर्थ को खींचता है? मून अर्थ मून को खींचेगी, मून अर्थ को खींचेगा। लेकिन ये दोनों आके चिपक क्यों नहीं जाते? चिपक क्यों नहीं जाते? बोलो। क्योंकि मून के पास वेलोसिटी है, इसके कारण वो चिपकता नहीं, वो घूमता रहता है। अर्थ खींचती रहती है, बुलाती रहती है, चले आओ चले आओ, लेकिन बुलाने से थोड़ी आएगा, राइट। क्या हुआ? बात समझ में आ रही है? बोलिए। अर्थ खींचती है तभी तो मुड़ता है, अगर अर्थ खींचती भी नहीं तब तो ऐसे भाग जाता। अगर पृथ्वी खींचती भी नहीं और मून के पास वेलोसिटी होती और अर्थ नहीं खींचती तो मून के पास वेलोसिटी है, मून भाग जाता है कि नहीं? लेकिन अर्थ खींच रही है और ये ऐसे ऐसे न गिर के ये कहीं यहां गिरता, लेकिन जब वो यहां गिर रहा है तो देख रहा है कि अर्थ ही नहीं है, तो ऐसे है। बात मेरी समझ में तुमको आई? न्यूटन खुशी से पागल हो गया होगा उस दिन, जिस दिन उसको ये बात समझ में आई कि अर्थ और मून का जो मसला है वो मसला अर्थ और मून का भी मसला है। अर्थ और एप्पल का जो मसला है वही अर्थ और मून का मसला है। ये अर्थ और सेब वाला मसला कोई अलग से मसला नहीं है। ये तुमको बात समझ में आई? उसने कहा कि भैया दो मास अगर है M1 और M2, दोनों को ऐसे छोड़ दीजिए तो ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, दोनों मास एक दूसरे को खींचेंगे, ये बात तय है, ये बात तय है। उसने क्या किया? ठीक है, फोर्स जो है दोनों, ये जितने फोर्स से खींचेगा उतने ही फोर्स से ये भी खींचेगा। भले भले 1 किलोग्राम का मास हो और ये 10,000 किलोग्राम का मास हो, है ना? कौन किसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा? F1 की F2 कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? बराबर होंगे। F1 और F2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है ये कि दोनों जो है एक दूसरे पे इक्वल एक्शन और रिएक्शन लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा वाला कम वाले पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसका एग्जांपल ये है, आप यहां खड़े हो जाइए, मैं यहां खड़ा हो जाऊं, एक रस्सी ले लीजिए, आप रस्सी को पूरी ताकत से खींचिए और मैं खींचू ही नहीं, रस्सी में टेंशन 0 रहेगा। मेरे दोनों तरफ के खींचने से तनाव पैदा होता है। बात समझ में आई? तुम ये बात समझना, न्यूटन कहता है कि भैया ये मास M1 चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मास M2 चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों एक दूसरे को इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स से खींचे। दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्सेस के वेक्टर बराबर नहीं है,
लेकिन उनकी फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स बराबर है, ठीक है। और वो फोर्स उसने प्रयोग किया कि वो फोर्स ना तो m1 के प्रोपोर्शनल है, ना तो m2 के, ना m1 प्लस माइनस m2 के, बल्कि दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, m1 m2, और प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी है। इसका मतलब जो फोर्स है इन दोनों के बीच वो m1 m2/r² के प्रोपोर्शनल। ये बात न्यूटन कैसे किस नतीजे पे पहुंचा होगा आज से 400 साल पहले? न्यूटन हुआ, गॉस एक आदमी का नाम है मैथमेटिशियंस का। ये लोग जितना फर्क हमारे में और बंदरों में है उतना फर्क हमारे और न्यूटन के बीच में है। समझ में आई बात? जितना फर्क हमारे और बंदरों के बीच में है बौद्धिक रूप से, उतना फर्क हमारे और न्यूटन के बीच में है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई विज्ञान बना दे और बंदर सब पढ़े, ऐसे ही न्यूटन ने विज्ञान बना दिया और हम लोग बंदर की तरह से उसको पढ़ रहे हैं, राइट। ऐसा स्कूल वालों ने बना भी दिया। खैर खैर, तो मेरा ये कहना है, क्या किया होगा ध्यान देना। न्यूटन ने क्या किया, एक टॉर्शनल, एक स्प्रिंग लगा दिया ऐसा, ठीक है, और यहां पे एक डंडा लगा दिया। इस डंडे में यहां 100 किलो रख दिया और यहां 100 किलो रख दिया, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे। और यहां एक मास रखा, वो इसको खींच रहा है, उधर भी एक मास रखा, वो उसको खींच रहा है। स्प्रिंग कितना घूमती है उससे वो डिसाइड कर लेता था। खैर खैर, कुल बात ये है कि हमारे सामने दो बातें हैं कि मास m1 और मास m2 अगर r दूरी पे है तो फोर्स जो है इसके प्रोपोर्शनल होगा, m1 के कि m2 के कि m1 प्लस m2 के कि m1 माइनस m2 के, इसके प्रोपोर्शनल होगा। किसी के भी प्रोपोर्शनल नहीं हो, इसके प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के। क्योंकि अगर एक मास को जीरो कर दो, अगर m2 को जीरो कर दो, तब क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जीरो यहां सब में जीरो करने पे जीरो नहीं आ रहा है, यही जीरो करने पे जीरो आ रहा है। मतलब फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर है। और दूरी r जो है, फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r² के बराबर है। ये कैसे जाना होगा न्यूटन ने? प्रयोग किए होंगे, बॉल्स लिए होंगे, लेबोरेटरी में बैठा होगा, तो फाइनली ये बात समझ में आ गई कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। कैवेंडिश नाम का एक आदमी हुआ, उसने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की भी वैल्यू निकाली। आप क्लास 12th में है, जानते होंगे, G m1 m2/r²। G की वैल्यू भी निकाल ली उसने, G इज इक्वल टू 6.67 टू 10 टू द पावर -11। ये G की वैल्यू निकाल ली उसने, ठीक है। फोर्स, जिस दिन G की वैल्यू निकली, कहते हैं उसी दिन पृथ्वी का मास तौल लिया गया। जो खेल मासेस का है वही खेल चार्जेस का है। मास m1 है, मास m2 है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r² है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट F इज इक्वल टू G m1 m2/r² है। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है। न्यूटन SI यूनिट, ठीक है, न्यूटन, ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये G की वैल्यू है। चार्जेस की दुनिया में भी ऐसा ही हुआ। दो चार्ज अगर Q1 और Q2 है, के बीच की दूरी R है, तो यहां भी फोर्स जो है वो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r² ही हुआ, और F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई r² हो गया, और K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गई, राइट। जो काम यहां हुआ वही काम वहां हुआ, ये बात आप ख्याल रखें। कुछ सिमेट्री दिख रही है? बोलिए। सुल्तानगंज वाले हीरो सामने देखो, बेचैन मत हो, एकदम शांति से बात सुनो। विज्ञान है ये, कोई कव्वाली नहीं है कि कहीं से भी झांक लोगे और कुछ भी कर लोगे तो सब समझ में आएगा। चवन्नी समझ में नहीं आएगी अगर इधर उधर नौटंकी करोगे तो, ठीक है। जो खेल मासेस का है वही खेल चार्जेस का भी है। दोनों में
मास फोर्स जो है m1 m2 के प्रोपोर्शनल है, दोनों के प्रोडक्ट के, और प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। दोनों में Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। ये प्रयोग करके आया होगा, हर चीज हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे आप ठेले से सेब खरीद के खा लेते हैं, आप पूछते हैं क्या कि सेब कहाँ से आया, शिमला से कि थाईलैंड से कि कश्मीर से कि वाशिंगटन से? नहीं पूछते हैं, खाए भगे। वही हाल वैज्ञानिक लेबोरेटरीज में प्रयोग करते हैं, आपको नियम देते हैं, सरकार कहती है हर बच्चे को ये पढ़ना चाहिए, और हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक बात है, लेबोरेटरीज है नहीं। ठीक है, हाँ ये जरूर हम कह सकते हैं कि क्यों अट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे समझो बात को, तुम कभी गुब्बारे को सिर से रगड़ो, ठीक है, और दूसरे गुब्बारे को भी सिर से रगड़ो, सिर से इलेक्ट्रॉन जो है वो उड़ करके गुब्बारे पे जाते हैं। ये तुम्हारी खोपड़ी है, खोपड़ी में बाल है, गंजे आदमी के सिर पे रगड़ने से कुछ नहीं होगा। गंजे आदमी के सिर पे गुब्बारा रगड़ने से कुछ नहीं होगा, वहाँ बाल है ही नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन का मसला ही नहीं है, वो दूसरा गुब्बारा की तरह काम करेगा। यहाँ तुमने एक गुब्बारा जो है वो रगड़ा इस बाल से, इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, तो इस गुब्बारे पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज। तुमने जो है कुछ सफेद वाले गुब्बारे को पकड़ो, तुम एक और सफेद गुब्बारा लेके आए, उसको भी रगड़े, तो सफेद वाला गुब्बारा कैसा हो गया बोलो, वो भी नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जब इन दोनों गुब्बारों को पास लाओगे तो दोनों गुब्बारे चिपक जाएंगे क्या एक दूसरे से? हाँ, चिपकेंगे नहीं भैया, क्या होंगे, दूर चले जाएंगे। ये दोनों गुब्बारे दूर चले जाएंगे। और अगर इसमें किसी गुब्बारे को तुम पानी, गुब्बारे पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि बाल से इलेक्ट्रॉन जा चले गए, जंप हो गए, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, अगर तुम पानी की धारा बह रही है, यहाँ पे वाटर टैप है, वाटर टैप है, ठीक है, पानी की धारा बह रही है, जब ऐसा करोगे तो पानी की धारा इसकी ओर मुड़ जाती है। बात समझ में आ रही है? पानी की धारा गुब्बारे की तरफ मुड़ जाएगी। कुछ कागज ले लो, कागज के पास वही गुब्बारा लेकर के जाओ, गुब्बारे की तरफ कागज आकर्षित हो जाएगा, है ना? ये खेल, जाड़े में कंबल ओढ़ते हो, चट चट की आवाज आती है, और क्या होता है, अग्नि जैसा दिखता है, पार्किंग होती है। ठीक है, चलिए, तो बात इसकी है कि ये तो खैर प्रयोग की बात हुई। प्रयोग में केवल इतना देख सकते हैं हम लोग कि आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, लेकिन कितना होता है ये बात हमें कभी भी ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर के बगैर, ग्रेविटेशनल चैप्टर की पृष्ठभूमि में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चलता है, ग्रेविटेशनल चैप्टर के पृष्ठभूमि में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चलता है, राइट? ये बात तुम्हें ख्याल रखनी पड़ेगी ग्रेविटेशनल में। यहां भी यही बात है, कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, 10⁻11 के ऑर्डर की। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम फोर्स होता है ना? और यहां भी वही बात है, लेकिन जो कांस्टेंट है ये बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आई तुमको? ठीक है, चलो ध्यान से और बात सुनो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आ, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सॉरी सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तुम्हें पता है, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। तुम कभी भी अलग से इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना मत, तुम हमेशा ग्रेविटेशनल के बैकग्राउंड में इसको देखना। किताबों से जितना दूर रहोगे उतने स्वस्थ रहोगे, मूर्ख आदमी से जितने दूर रहोगे उतने दिमागी रूप से स्वस्थ रहोगे। ठीक है कि नहीं? तो धीरे 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 तुम दिमाग खुलना शुरू होगा, प्रयास करोगे तो। मैं नहीं कर रहा हूँ किताब ले जाके फेंक दो, किताब को ये नहीं कि रटना शुरू कर दो, समझो कि आखिर क्या चीज कहना है, क्या चीज कितने सरल तरीके से कही जा सकती थी और किताबें कितने कठिन तरीके से कह रही हैं। ठीक है, सरकारी काम है, सरकारी किताबें हैं, वो बदलेंगे नहीं आसानी से। इलेक्ट्रॉन का मास पता है बच्चे कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तुमको कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है,
प्रोटॉन का मास पता है कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मास किसका ज्यादा होता है? मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। लेकिन चार्ज जो प्रोटॉन पे होता है वही होता है जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन अपोजिट होता है। व्यवहार अलग है, लेकिन अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, है ना, विपरीत स्वभाव के हैं। जैसे एक बहुत ज्यादा अच्छा है और एक बहुत ज्यादा खराब है, राइट? तो तुम ये देखो कि इलेक्ट्रॉन का मास पता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, प्रोटॉन का मास पता है, प्रोटॉन का चार्ज पता है। जरा इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? दरिद्र हो क्या एकदम से कि इलेक्ट्रिक बोल रहे हो? कौन सा फोर्स लगेगा? दोनों लगेगा यार। इलेक्ट्रिक, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है। जब भी मास होगा तो दो चीजों आकर्षण होंगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। एफ ग्रेविटेशनल कितना लगेगा? G m1 m2/r²। बोलो। और जब दोनों पे चार्ज होगा तब इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा। बोलो, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा। कितना? K(Q1 Q2/r²। बोलो, इलेक्ट्रिकल फोर्स कब लगता है? जब दोनों पे चार्ज हो। क्या दोनों पे चार्ज है? यहाँ पे आवेश है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगेगा? जब दोनों पे मास है। क्या दोनों पे मास है? होगा ही, है ही, तो ग्रेविटेशनल भी लगेगा। देखते हैं कौन वाला फोर्स ज्यादा है, कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान दो। एफ ग्रेविटेशनल हो जाएगा G m1 m2/r²। जी की वैल्यू होती है भैया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास m1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास 2 प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाई r²। मान लो वो 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं, वो दोनों 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, राइट। तो ये कितना आ गया बच्चे? मैं मोबाइल से कैलकुलेट कर लेता हूं अपने। ठीक है, एक मिनट। मोबाइल पे देखिए तुरंत मैसेज आ गया था, मैं मैसेज पढ़ रहा था। हाँ, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6, ये आ गया 97.11। ये सब मल्टीप्लाई कर तो इंटू 10⁻⁻27, 10⁻⁻31, 10⁻⁻11, ये हो गया 28। 28 और 30 58, और एक 59, 10⁻⁻59, यानी 9.711 इंटू 10⁻⁻58 न्यूटन। देख लो कितना सड़ा हुआ फोर्स है। इतना कम, इतना कम, इतना कम कि कहा नहीं जा सकता। जरा हम देखते हैं कि दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। -58 समझ रहे हो? 0.00000058 बार लिखो तब जाकर के वो मिलेगा। बहुत कमजोर फोर्स है। एफ इलेक्ट्रिकल कितना होगा? बोलो, फॉर्मूला याद है? बोलो मुंह खोल के, बोलो यार। तो सुल्तानगंज में बैठे हो कपड़ा पहन के, बोल नहीं रहे हो? क्लास में होते ना तो धोते भूसा की तरह तुम लोग को। K(Q1 Q2/r²), यही कह रहे हैं ना यार। कितना है इलेक्ट्रिकल फोर्स? बोलो यार, बोलो कितना फोर्स है इलेक्ट्रिकल?
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना हुआ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19। Q2 कितना हुआ Q2 भी उतना ही हुआ 10⁻−19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर यानी 1 मीटर की दूरी पे है, तो ये भी कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। ये आएगा 2.56 तो यही आ जाएगा टू 9 बराबर आ गया 23.04 इंटू 10⁻−32 और -32 में 9 जो है घटा दो, 12 में से 9 हो गया 3 -23। यह आ गया 2.3 इंटू 10⁻22। देख रहे हो ये कितना गुना बड़ा फोर्स है, ये बहुत कम फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत कम फोर्स हुआ यार, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा फोर्स हो गया है ना। और देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना कितना गुना बड़ा है, देख रहे हो। देखो तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आया, मैं लिखता हूं, कैलकुलेट करो। ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया 10⁻58 न्यूटन के करीब। इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया कितना 10⁻22 न्यूटन के करीब। 10⁻22 न्यूटन, ये है 9.7 इंटू और ये है 2.3 इंटू। 2.3 वगैरह छोड़ो, तुम जरा देखो फोर्स इलेक्ट्रिक बाई फोर्स ग्रेविटेशनल कितना आ गया 2.3 डिवाइडेड बाई 9.7 इंटू 10⁻−2 22 प्लस इतना। कई लोग क्लास में ऐसे भी बैठे होंगे जिनको ये सब गुणा और भाग भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब जनता कुंभ जा रही है तो वो भी कुंभ जा रहे हैं, बस पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, भले गुणा भाग आए ना आए। वो गुणा भाग में नहीं सिखाऊंगा। ये करीब करीब 4 के बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁻36। ये आ गया करीब करीब 5, सॉरी ये आ गया 10, 2.5 इंटू 10⁻35। समझ रहे हो कितना बड़ा है। यानी फोर्स इलेक्ट्रिक बाई फोर्स ग्रेविटेशनल आ गया 2.5 इंटू 10⁻35। देख रहे हो कितना बड़ा फोर्स है, कितना गुना। 35 बार लिखो, 1 2 3 100 1000 रुपया आ जाता है तो आदमी इतने ताव में घूमने लगता है, 3 जीरो लगता है तब। मेरे साथ तो है कि मेरे पास 100 रुपया भी रहता है तो मैं अपने आप को बहुत अमीर किस्म का आदमी समझता हूं। मेरा तो 2 ही जीरो में काम हो जाता है। जब तक मेरे पास 100 रुपया रहता है तब तक मुझको टेंशन नहीं होती है, बात समझ रहे हो। लेकिन 35 जीरो लग जाएगा तो इतना पैसा हो जाए तो समझ रहे हो तांडव मचा देगा आदमी पूरी दुनिया में। 35 लगा, एक देखो क्या, देखो क्या है 35 बार जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35। अब गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, 1 2 फिर 10 खरब तो यहाँ तक हो गया। फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, ये भी हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक ना। यानी 1.5 करोड़ बार क्या लिखोगे खरब लिखोगे, और फिर उतनी बार फिर खरब लिखोगे, समझ रहे हो उतना पैसा। तुम गिन ही नहीं पा रहे हो, तुम महसूस ही नहीं कर पा रहे होगे, इतना बड़ा फोर्स है। यानी कौन बड़ा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये इससे इतना गुना ज्यादा इसके पास है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इतना गुना ज्यादा बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है, बोलो बच्चे। कई लोग ये कहते हैं कि सर ये बताइए, ये पृथ्वी है हमारी और यहाँ लोहा है, यहाँ लोहा खंभा में लोहा है, ये खंभे है, खंभा लोहे का है, और लोहे में जो है न्यूक्लियस है, उसके किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब ग्रेविटी खींच रही है तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन सब भर भरा के चिपक जा रहे हैं, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। कौन सा फोर्स बड़ा है बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है,
इसके पास भी मास m1 है, इसके पास भी मास m1, ये दोनों m2 है, ये दोनों एक दूसरे को पास खींचेंगे, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों भी खींचेंगे एक दूसरे को। ये फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है और ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बताओ कौन वाला फोर्स ज्यादा होगा? दोनों खींच रहे हैं, लेकिन ज्यादा कौन वाला फोर्स होगा? इलेक्ट्रिकल की ग्रेविटेशनल? कौन ज्यादा होगा? अरे कौन सा ज्यादा होगा भैया? इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा होगा कि ग्रेविटेशनल? ग्रेविटेशनल। एकदम दरिद्र हो क्या? एकदम मूर्ख हो क्या? ग्रेविटेशनल। सबसे भूसा की तरह यही सीख रहे हो, महामूर्ख हो यार। देख रहे हो, अभी अभी देखे हो कि एफ इलेक्ट्रिकल बाई एफ ग्रेविटेशनल को 10⁻35 आया है, यानी कि एफ इलेक्ट्रिकल बराबर 10⁻35 टू एफ ग्रेविटेशनल, राइट। ये एफ ग्रेविटेशनल इतना छोटा है कि इसमें इतनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब इलेक्ट्रिकल फोर्स पा रहे हो। ये छोटा है और इसमें बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इतनी विराट संख्या, बहुत बड़ी संख्या है, इससे मल्टीप्लाई करो तब ये पा रहे हो। तो ये जो है इससे इतना गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो ये चीज इस चीज से, अगर हम कहते हैं कि x जो है 2 गुना है y से, तो x जो है y का 2 गुना है, तो कौन बड़ा है? x बड़ा है कि y? x बड़ा है ना। बोलो, तुम यहीं अटक जा रहे हो क्या? कोई विज्ञान पढ़ेगा भूसा? ये 2 गुना नहीं है, इतना गुना बड़ा है इसका। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा है, कह रहे हो कि ग्रेविटेशनल ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और मास m1 में यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है। मास का फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है और यहाँ माइनस और प्लस के बीच में भी अट्रैक्टिव होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन वाला फोर्स ज्यादा होगा? अभी टीवी में घुस के धोएंगे हाँ? हाँ? तो हार्ट अटैक करा दोगे यार। कौन ज्यादा होगा? पता नहीं किस घड़ी में साइंस ले लियो। तुम साइंस नहीं पढ़ते तो क्या कोई साइंस बर्बाद हो जाते क्या लोग? हाँ? सुल्तानगंज में माइक ऑन कीजिए, ये भी सब कुछ नहीं बोल रहे हैं, बैठ के मजा काट रहे हैं। कौन फोर्स ज्यादा है? इलेक्ट्रिकल ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है भैया। ग्रेविटेशनल से कितना गुना? 10⁻35 गुना। मतलब 1 खरब को अगर फिर से 1 खरब बार लिखोगे और इस पूरी चीज को फिर से 1 करोड़ बार लिखोगे, कितना गुना बड़ा है? अंदाजा लगा पा रहे हो कितना गुना बड़ा है? ठीक है, ये बात समझो। चलो ध्यान दो। कॉपर है, तांबा। तांबा देखे हो? बाबा जी लोग तांबा का लोटा लेके घूमते हैं। कॉपर का जो है ना, कॉपर का जो न्यूक्लियस है उसमें 29 प्रोटॉन है। 63 होता है क्या कॉपर का? 63। और कॉपर को ऐसे लिखते हो तुम, कॉपर को 29 कॉपर 63, शायद यही लिखते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 58 होता है, 63 होता है कॉपर। वहाँ नेट चल ही नहीं रहा, यही चेक कर। कॉपर का यही होता है जहां तक मुझे याद है। अरे 10 पास हो, यही होता है, यही होता है।
तो कॉपर में कितने, इतने जो होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और इतने जो है दिस माइनस दिस 63 कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। 29 प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है। हाँ बोलो। कुछ न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो कॉपर के अंदर कुछ जो है प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है। कॉपर के अंदर भैया 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर 29 प्रोटॉन है, ठीक बात है। कुछ न्यूट्रॉन भी होंगे, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो उसकी मैं गणना ही नहीं कर रहा हूं। चलिए उसको भी लिख लेता हूं। 29 प्रोटॉन है और 29 और 63, 29 कॉपर 63, 63 माइनस 29 करेंगे, 13 में से 9 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, 34 न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहां से कुछ दूरी पे, मतलब मान लीजिए कि 10 की पावर -10, मान लीजिए कि 3 एंगस्ट्रॉम, 3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के पास मास है कि चार्ज है, बताओ। इलेक्ट्रॉन के पास मास है कि चार्ज है? अरे बोलोगे क्या है? बिना चार्ज है, दोनों है दरिद्रदास, दोनों है। उसके पास मास भी है और चार्ज भी है। बिना मास के चार्ज रख ही नहीं सकते तुम, ठीक है। मास कितना है उसका? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो मैं ई बोल दे रहा हूं, ठीक है। इस न्यूक्लियस, जो कॉपर का न्यूक्लियस है, इसके पास क्या है बताओ? मास है कि चार्ज है? बताओ। हाँ, दोनों है। कितना चार्ज है? 29 प्रोटॉन के बराबर। और इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज -e होता है तो प्रोटॉन पे चार्ज +e होता है। प्रोटॉन पे चार्ज +e होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e होता है। कितना चार्ज है भाई? +29e। और मास कितना है? प्रोटॉन और मास, न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो कितने हो गए? 63 मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास कितना है? 63 मास ऑफ प्रोटॉन। चलो थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कितने हुए बोलो? कॉपर के न्यूक्लियस के अंदर 29 प्रोटॉन थे और कितने थे? 34 न्यूट्रॉन थे, है ना। यानी इस पे चार्ज कितना था? चार्ज आ गया, प्रोटॉन का ही चार्ज होता है, बराबर +29e के बराबर। और मास कितना आ गया? इन दोनों का मास बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो ये हो गया 63 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। इससे कुछ दूरी पे कितने एंगस्ट्रॉम पे लिए थे हम? 3 एंगस्ट्रॉम। 30 एंगस्ट्रॉम पे ले लो, अच्छा 30 एंगस्ट्रॉम। इससे कुछ 30 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे, 30 इंटू 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी मास है और इसके पास भी चार्ज है। तो बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल कि ग्रेविटेशनल? फिर मूर्ख वाली बात की, कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा बोल रहा है और मूर्ख की तरह बोल रहा है। इलेक्ट्रिकल क्यों लगेगा? दरिद्र हो क्या, एकदम से भूसा खा के आए हो? जब मास इसके पास भी है, मास यहां भी है, मास यहां भी है, तो दोनों के बीच ग्रेविटेशनल भी तो लगेगा। सबसे सिखा रहे हैं, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मास इसके पास भी है और मास इसके पास भी है। दो चीजों के पास अगर मास होता है तो उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा।
क्या इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स कब लगता है? जब दोनों पे चार्ज हो तब इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। देख रहे हो, चार्ज इसके पास है +29E और चार्ज इसके पास है कितना, बोलो। तो ग्रेविटेशनल भी लगेगा और क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल भी लगेगा। चलो देखते हैं कौन कितना ज्यादा लग रहा है। ठीक है, मास एम कॉपर का जो था यहाँ 63 मास ऑफ प्रोटॉन था, और कितनी दूरी पे, 30 × 10⁻⁻10 की दूरी पर, मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। चलो कितना फोर्स लग रहा होगा देखते हैं। फोर्स, ये भी मास है, ये भी मास है, कितना फोर्स लग रहा होगा, Gm1m2/r²। जी कितना है 6.67 × 10⁻11, और m1 कितना है 63 मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻27 टू मास ऑफ, क्या होता है m1 तो लिख दिए, जी इतना हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस इतना हो गया, 63 लोग थे, 63 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू m2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, डिवाइडेड बाई r², 30 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करें, देखो ये आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यूज ना निकाली जाए, केवल ऑर्डर देखा जाए, हम लोग वैल्यूज के चक्कर में ना पड़े, हम लोग केवल ये देख ले कि वो ऑर्डर क्या है उसका, उसका जो है 10 की पावर कितना आ रहा है, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 10 की पावर -11 यहाँ आ गया, और 10 की पावर -27, तो क्या लिखोगे 10 की पावर -11 -27 -31, और ये -20 ऊपर जाके +20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर, ये तीनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 38, 38 और 31 कितना हो गया 69, -69 + 20, 10 की पावर -49 न्यूटन। ये वाला 10 की पावर -49 न्यूटन है। अब जरा तुम ग्रेविटेशनल देखो, इलेक्ट्रिकल देखो कितना होगा, इसके भीतर कितना कितना चार्ज था, 29 प्रोटॉन थे इसके भीतर, और बाहर ये इलेक्ट्रॉन था। अब चार्ज की तरह सोचो, तो चार्ज है तो फोर्सेस कितने लगेंगे, बोलो क्या लगाते हो चार्ज में फार्मूला, K(Q1Q2/r²। पिछली बार क्या लगा, पिछली बार क्या लगाए थे, मास की तरह देख रहे थे, दोनों का द्रव्यमान देख रहे थे मास की तरह, तो Gm1m2/r² लगा रहे थे। जी की वैल्यू कक्षा 11 तुम पास हो, तुमको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू इतनी होती है, मासेस m1 m2 गिवन है, ठीक है, बाई r², तो ये तुमको पता चल गया, वो आ गया 10 की पावर -49 न्यूटन। और यहाँ देखो चार्ज की तरह देखो, K(Q1Q2/r², K की वैल्यू मैंने बताया कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1, Q1 कितना है, इस पे चार्ज होगा +29E, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज +E होता है, 29E, और दूसरा चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, डिवाइडेड बाई r², और 30 × 10 की पावर -10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया, कैलकुलेट करो, ये 10 की पावर 9 और ये E² आ गया है ना, 9 × 10 की पावर 9 इंटू 29 इंटू E यानी 1.6 इंटू 1.6, ये वाला इंटू 10 की पावर -19, -19 और -19 -38 हो गया, डिवाइडेड बाई -20, कितना आया देखो ध्यान से, 10 की पावर 9 -38 + 20, तो ये आ गया 10 की पावर कितना 29 -38 -9। ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया था 10 की पावर -49, और इलेक्ट्रिकल कितना आया 10 की पावर -9। तुम कहोगे कि कॉपर के अंदर तांबा, तांबा जानते हो ना, आदमी सबसे पहले पत्थर यूज किया, पाषाण युग, स्टोन एज बोलते हैं उसको, पाषाण युग आया, पत्थर के बाद तांबा यूज किया, तांबे में फिर जस्ता मिलाया, कांसे का युग आया, कांसा बोल दो, पीतल बोल दो, ठीक है, कई तरह के पीतल होते हैं, कई तरह के कांसे होते हैं, वो एलॉय मिला मिला के पाते हैं। फिर लौह युग आया, लोहे का युग आया, है कि नहीं।
तो ऐसे सबसे पहला जो मेटल आदमी ने खोजा वो तांबे का था। तो वहां से शुरुआत हुई थी पाषाण काल में, और तांबे के अंदर हम पता लगा लिए कि 29 प्रोटॉन होते हैं और 34 न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा क्योंकि दोनों के पास मास है, और दोनों के बीच अट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा क्योंकि दोनों के पास चार्ज है। तो कौन वाला फोर्स ज्यादा बड़ा आया? कौन वाला फोर्स ज्यादा बड़ा आया? ये 10⁻⁻⁹ न्यूटन आया, और ये 10⁻⁹ न्यूटन आया इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो कौन बड़ा है, 10⁻⁻⁹ की 10⁻⁹? कौन बड़ा है? ये बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती माता का प्यार है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन बहुत कम है, इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा उसको डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम लोग का समय हो गया है, और अगले बार मिलेंगे। परसों के लिए मैंने 3-3 6-7 पेज की शीट आपको दे दी है, व्हाट्सएप कर दिया है। वो शीट आपको परसों मिल जाएगी, लगाइएगा तो खुशी से नाचिएगा। इतने धीरे धीरे छोटे छोटे सवाल हैं, इसमें शब्द नहीं है ज़्यादा, केवल चित्र है। उन्हीं चित्रों से तुम सीखोगे, चीज़ें पहली बार समझ में आएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को शुरुआत हमेशा ग्रेविटेशन से शुरू करना चाहिए। ग्रेविटेशनल चैप्टर के बैकग्राउंड में ही आप इलेक्ट्रिकल चैप्टर को पढ़ते हैं। भले मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल का कम है, लेकिन स्वभाव दोनों फोर्सेस के एक जैसे हैं, इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल के। परसों हम लोग इससे आगे अपनी बात शुरू करेंगे, और थोड़ा सा चैतन्य रहिए। हाँ, एकदम भ्रष्ट की तरह मत बैठिए क्लास में, बैठे ऐसा कुछ भी बोल दिया इस तरह से तो लग रहा है कि टीचर ना हुआ। इतनी जिंदगी हम लोग पढ़ पढ़ के अपनी सड़ाए हैं, पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, इस तरह से मत बैठिए। थोड़ा ठीक से बैठिए और थोड़ा चैतन्य होकर बैठिए। परसों जो है शीट मिल जाएगी आपको, 6-7 पन्ने की शीट मिल जाएगी, तो जो है आप क्लास में ही लगवाएंगे। चलिए, कोई होमवर्क नहीं है, कोई किताब उताब से मत पढ़िएगा, मास्टरों से दूर रहिए, किताबों से दूर रहिए, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने शुरू कर। चलिए, थैंक यू। अभी शायद दूसरी क्लास आएगी ना आकाश जी, कौन सी क्लास आएगी? अच्छा, ठीक है।